एंड आउटवर्ड। जिस वक्त एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है इंस्पिरेशन के दौरान, उसी वक्त इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होती हैं। और इसी तरह से आपने देखा कि डायफ्रेम है, डायफ्रेम भी जैसे उसकी जो शेप जो फ्लैट हो जाती है और रिजल्ट क्या होगी, एक वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर रशेस इनसाइड द रेस्पिरेटरी सिस्टम और अल्वियोलस तक एयर आती है। उसके बाद जो एक्सपायरेशन है बिल्कुल इसका अपोजिट, जैसे टर्म था सारे प्रोसेसेस और फिनोमेना जो है बिल्कुल इसके अपोजिट। एक्सपायरेशन के अंदर जैसे आपने देखा कि जैसे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में रिलैक्सेशन, और इस जो डायफ्राम है वापस डोम शेप बन जाता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाता है और एयर जो है वो बाहर जाती है। तो इस हवाले से ये इलस्ट्रेशन भी आपने यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कस की थी, इलस्ट्रेशन के भी हवाले से, जैसे लाइक इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के हवाले से, ये दोनों आपने इलस्ट्रेशन के हवाले से भी इसमें डिस्कस किया था कि इनहेलेशन किस तरह से होती है और एक्सहेलेशन किस तरह से होती है। ठीक है, रिब केज गेट्स शार्टर, स्मॉलर एंड मसल्स रिलैक्स, और इसका कंपैरेटिव चार्ट जैसे आपने डिस्कस किया था, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। आज एक इसी हवाले से एक नया टर्म सीखेंगे जो ब्रीदिंग से रिलेटेड है, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। हमारे यहाँ जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है, यकीनन फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर जैसे प्रेशर रिलेटेड आपने जैसे कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो नेगेटिव प्रेशर किस तरह से डेवलप होता है कि जब भी हम कोई डीप ब्रीथ लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिब मसल्स होती है, रिब मसल्स होने की वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है, रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और प्रेशर इन लंग्स जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ तो उसके रिजल्ट में प्रेशर जो है उसमें कम हो जाता है। कम होने की वजह से एयर रशेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर कहाँ होता है, यकीनन एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। जैसे हम कभी भी अपनी चॉइस से ऐसे ब्रीदिंग इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन हम नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो मेन रीजन यही, जैसे हम फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे डीप ब्रीथ या जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिब मसल, कौन सी इंटरकोस्टल मसल्स, इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है और रिजल्ट में जैसे रिब केज मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ तो उसके रिजल्ट में प्रेशर इन लंग्स जो है वो डिक्रीज होता है। इस रिजल्ट में एयर रशेस फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई प्रेशर कहाँ है, हाई प्रेशर होगा आउटसाइड द बॉडी, यानी एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर है, और रिब केज के अंदर हमारी जो प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्रेशर जो कम हुआ, तो इस वजह से खुद ब खुद जो है एयर जो है एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स तक आ जाती है। टू द एरिया ऑफ द लो प्रेशर कहाँ है, इनसाइड द लंग्स है। तो इस किस्म की ब्रीदिंग को हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। दिस ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। फ्रॉग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग होती है, हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है एसटीपी का रेगुलर कोर्स है, उसके अंदर पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग, ये है नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग को वेरी सिंपल है, जब आप इंस्पिरेशन समझते हैं पढ़ते हैं तो यकीनन ये भी फिनोमेना आसान ही है। इस तरह से जब भी हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द रिब मसल और इंटरकोस्टल मसल्स हुई है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ, जिसके रिजल्ट में प्रेशर इन लंग्स जो कम हुआ। इसकी वजह से जो आउटसाइड द लंग्स जो एरिया है यानी एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हाई प्रेशर है और लंग्स के अंदर कम प्रेशर है, इस वजह से जो है यकीनन जो है एयर जो है खुद ब खुद अंदर जा जाती है। इस तरह की ब्रीदिंग को हम कहेंगे नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। दिस टाइप ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। पॉजिटिव प्रेशर ब्रीदिंग फ्रॉग के अंदर जिसके जरिए जिससे फोर्सफुली वो एयर को जैसे अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो इस तरह की जो ब्रीदिंग को हम कहेंगे, इस तरह की ब्रीदिंग को जो फ्रॉग्स के अंदर होती है वो पॉजिटिव प्रेशर है और यहाँ भी जो है ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ एक और पॉइंट सीखेंगे
कि द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर की मीनिंग होती है कि लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसे कहते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जैसे थोड़े से टेक्निकल टर्म है, आप यकीनन समझते होंगे। इंट्रा लफ्ज की मीनिंग होती है विद इन, पल्मोनरी रेफर्स टू लंग्स, यानी इनसाइड द लंग्स। प्रेशर इज नेगेटिव व्हाइल इंस्पिरेशन, जब भी हम इंस्पिरेशन करते हैं तो इंट्रापल्मोनरी जो प्रेशर है वो कम होता है, नेगेटिव होता है, विच अलाउज आउटसाइड एयर टू मूव इन, जिसकी वजह से जो बाहर जो एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर है वो लंग्स के अंदर आ जाता है, नंबर 1। उसके बाद जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, इंट्रापल्मोनरी बिकम्स पॉजिटिव ड्यू टू रिडक्शन इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। जैसे आपको पता है पल्मोनरी वॉल्यूम में कैसे रिडक्शन हुई, जैसे रिब केज एंड स्टर्नम जो है मूव्स डाउनवर्ड, और इस तरह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है डिक्रीज हो जाता है, जिससे कहते हैं कि यही पॉइंट के एक्सपायरेशन के दौरान जो वॉल्यूम जो है थोरेसिक कैविटी का जैसे कम हो गया, जिसकी वजह से एयर फ्रॉम द लंग्स टू द मूव्स टू द आउटसाइड, जिसकी वजह से एयर लंग्स से बाहर की तरफ जाती है। जैसे ये वॉल्यूम जो कम हुआ है तो एयर जो है लंग्स से बाहर जाती है, जिससे कहते हैं एक्सहेलेशन कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ है तो इस वजह से एयर जो अंदर आती है, इनहेलेशन का मतलब होता है। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर, द प्रेशर इनसाइड द प्लूरल कैविटी सराउंडिंग लंग्स इज ऑलवेज नेगेटिव। उसके अंदर इंट्राप्लूरल प्रेशर, जो आपको पता है कि प्लूरल कैविटी आपने जैसे पढ़ा है, दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान, लंग्स के बाहर जो है दो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है, उनके दरमियान जो कैविटी है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। उसके अंदर भी एक तरह से प्रेशर है जिसे हम कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर, द प्रेशर इनसाइड द प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी का है सराउंडिंग द लंग्स है, इज ऑलवेज नेगेटिव, वो भी नेगेटिव है। इस तरह से लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाइल, इवन व्हाइल एक्सहेलिंग, जब हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी ये इंट्राप्लूरल प्रेशर है, इंट्राप्लूरल प्रेशर वो भी जिस तरह से नेगेटिव होता है, वो भी जिस तरह से लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इवन व्हाइल एक्सहेलिंग, लेस देन। रिजल्ट क्या होगी? दिस प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, अदरवाइज इट इज इफ इट इज मोर देन ऑल द एयर विल मूव टू द एरिया हैविंग लो प्रेशर। ये इस तरह से है जैसे आपने देखा एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हाई प्रेशर है और यहाँ पे जैसे प्रेशर कम हुआ तो एयर अंदर आई। फॉर एग्जाम्पल यही बात हो रही है कि अगर प्लूरल कैविटी के अंदर हाई प्रेशर होता है, अगर प्लूरल कैविटी के अंदर हाई प्रेशर होता है तो यकीनन एटमॉस्फेयर के अंदर लो होता है। लो होने की वजह से क्या होता है कि ये जैसे एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ये सारे लंग्स जो है एयर से खाली हो जाते हैं, सारे एयर से लंग खाली हो जाते हैं, इसका मतलब है लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। इस वजह से नेचर ने एक और बैलेंस रखा है, क्या रखा है कि दैट इज इंट्राप्लूरल प्रेशर, यानी प्रेशर इनसाइड द प्लूरल कैविटी वो भी नेगेटिव होता है, वो भी नेगेटिव होता है। जो इंट्राप्लूरल प्रेशर वो भी नेगेटिव, यानी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, इवन व्हाइल एक्सहेलिंग, भले हम हमारी एक्सपायरेशन हो रही है बट इंट्राप्लूरल प्रेशर दो अलग चीजें। जैसे ये कौन सा प्रेशर है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, ये इंट्राप्लूरल प्रेशर है, फर्क आप समझे, ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, ये इंट्राप्लूरल प्रेशर है। प्लूरल प्रेशर की मीनिंग होती है प्लूरल कैविटी के अंदर जो प्रेशर होता है उसे कहते हैं प्लूरल कैविटी। यकीनन दो मेम्ब्रेन्स जिनके दरमियान प्लूरल कैविटी, उसके अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है उसे हम कहते हैं इंट्राप्लूरल प्रेशर, वो भी जैसे कम होता है। इस वजह से हमारे लंग्स मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होते। जब हमारे लंग्स मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होते, जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, इस तरह की वेंटिलेशन को हम क्या कहेंगे? किसी स्टूडेंट को मालूम है? थोड़ा सा टाइप करेंगे ज़ूम चैट के अंदर। जब लंग्स मुकम्मल तौर पे एम्प्टी खाली नहीं होती है, खाली नहीं होते, थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का रह जाता है, इस तरह की वेंटिलेशन को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। मुजीब रहमान साहब, आप बिल्कुल आपके स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, यासिर साहब की भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट है, इरफान साहब की भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बट मुजीब रहमान साहब ने आज फर्स्ट ऑफ ऑल जवाब दे दिया इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। कंप्लीट वेंटिलेशन वो होती है जिसमें लंग्स मुकम्मल तौर पे खाली हो जाते हैं। तो कंप्लीट वेंटिलेशन कहाँ पे होती है? टाइप करें, कंप्लीट वेंटिलेशन किन ग्रुप्स के अंदर होती है?
एनिमल्स के कौन से ग्रुप्स में होती है? बर्ड्स। जिशन साहब की स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। कंप्लीट वेंटिलेशन जो है बर्ड्स के अंदर, और इनकम्प्लीट वेंटिलेशन ह्यूमन बीइंग में भी इनकम्प्लीट वेंटिलेशन है। लंग्स मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होते, थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का अंदर रह जाता है, जिससे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। जिस वॉल्यूम को हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। रेजिड्यू इंग्लिश का वर्ड है, रेजिड्यू, जिसकी मीनिंग ही होती है ट्रेसेस या बचे हुए से। तो हर बार जिस तरह से थोड़ा सा वॉल्यूम एयर का लंग्स के अंदर रह जाता है, अदरवाइज लंग्स जो कोलैप्स हो जाते हैं। स्टूडेंट एक सवाल पूछ रहे थे कि वाई एल्वियोलाई कोलैप्स क्यों नहीं होते, तो उसमें हमने प्रीवियसली ये पढ़ा था, लंग्स सरफेक्टेड होते हैं, इनकी वजह से भी जैसे एल्वियोलाई जो रप्चर नहीं होती है, प्लस में ये जैसे आप ब्रीदिंग मैकेनिज्म में आप प्रेशर का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एयर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। एयर मुकम्मल तौर पे लंग्स से खाली नहीं होती है, एयर थोड़ी सी रह जाती है, इस वजह से जो है हमारे लंग्स जो है कोलैप्स नहीं होते। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा आगे थोड़ा चलेंगे हमारे एनटीबी बुक के हवाले से, लंग कैपेसिटी के हवाले से। यकीनन ये थोड़ी सी पॉइंट्स आपने नेगेटिव प्रेशर की आपने समझ ली होगी कि नेगेटिव प्रेशर क्या है। अब हम आते हैं एनटीबी बुक का जो टर्म है, जैसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। दिस इज कॉल्ड नेक्स्ट हेडिंग है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। पेज नंबर 10 पे आप आएंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पेज नंबर एनटीबी बुक के अंदर पेज नंबर 10। एसटीबी बुक के अंदर भी ऐसा एक टॉपिक मौजूद है लंग कैपेसिटी के हवाले से। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 13 के अंदर लंग कैपेसिटी के हवाले से भी एक हेडिंग है, सेम इसी से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम किसे कहते हैं। जैसे जब भी हम, जैसे आपको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर जो है हाई प्रेशर है, लंग्स के अंदर जो है लो प्रेशर होता है, उसके बावजूद भी एक लिमिटेड अमाउंट आप एयर जो अंदर आता है और देन जो बाहर जाता है थोड़ा सा वॉल्यूम रह भी जाता है। लिमिटेड अमाउंट वाई, बिकॉज लंग्स के अंदर एक कैपेसिटी है, जितनी एयर अंदर आ सकती है उससे ज्यादा एयर नहीं आ सकती है। जब भी हम इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करते हैं तो फर्क सिर्फ इतना होता है कि जस्ट नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर थोड़ी से जो कम वॉल्यूम आता है, और जब डीप ब्रीथ करते हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम उसका ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज लंग्स की एक कैपेसिटी होती है। सो ब्रीदिंग के दौरान जैसे यानी इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन cyclic manner due to the movements of the chest wall and the lungs। तो जैसे हम जब भी हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो यकीनन जैसे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है कम हो जाता है। एक्सपायरेशन के दौरान डायफ्रेम जो वापस जो डायफ्रेम जो डोम शेप बन जाता है। तो इसी तरह से मूवमेंट्स होती रहती है ब्रीदिंग के दौरान, रिजल्टिंग चेंजेस इन प्रेशर, इसकी वजह से या एक्सपायरेशन का अमल होता है। तो वाई बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जिसे कहते हैं ना कम हो गया है, तो इस वजह से एयर जो है बाहर जाती है। तो चेंजेस इन प्रेशर काज चेंजेस इन द लंग वॉल्यूम। जैसे जब भी प्रेशर के अंदर डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से लंग्स के अंदर जो यकीनन जो वॉल्यूम है उसमें भी फर्क है। जैसे इंस्पायरेशन है तो उसमें जैसे वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हुआ है तो एयर इतनी ज्यादा अंदर आती है। एक्सपायरेशन वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हुआ है तो एयर जिस तरह से बाहर जाती है। तो इस तरह से चेंजेस होती रहती है। द अमाउंट ऑफ एयर इन द आर कैपेबल ऑफ ऑक्यूपाइंग। तो कितना एयर का जो अमाउंट है वो लंग्स के अंदर लंग कैपेसिटी दिस इज कॉल्ड द लंग कैपेसिटी जो 6000 मिलीलीटर है। जैसे हमारे एनटीबी बुक में 6000 मिलीलीटर है और एसटीबी में 5000 मिलीलीटर है। जो पॉइंट जो आप यकीनन कहेंगे कि इसका जवाब क्या होगा, 2 7 तो नहीं होगी, कोई भी एक पॉइंट होती है। जब भी सवाल इस तरह से होते हैं तो मोस्टली, और इसमें अगेन जो है थोड़ा सा एनटीबी बुक जो रीजनेबल होता है तो हम सी फिगर को जरा नोट ही करते हैं। दीज वॉल्यूम्स टेंड टू वेरी, यानी ये वॉल्यूम जो है जिस तरह से चेंज होते रहते हैं, एक जैसे नहीं है। जैसे कभी कभार
जिसे हम जैसे बिल्कुल नॉर्मल, अक्सर जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, कभी कभार जैसे हमारी डीप ब्रीदिंग भी होती है, तो यानी ये जो है इसमें चेंजेस होती रहती है कि ये ऐसे वॉल्यूम जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में है वो चेंज होता रहता है। लंग्स के अंदर कितनी एयर अंदर आए या बाहर आए ये कांस्टेंट नहीं है, कभी कभार इसमें चेंजेस होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, जेंडर, एज एंड इन सर्टेन रेस्पिरेटरी चंद कदम चलने के बाद जैसे बड़े बड़े सांस ले रहे होते हैं, बड़े बड़े सांस ले रहे होते हैं, डीप ब्रीथ ले रहे होते हैं, या जिनको एक रेस्पिरेटरी डिजीज है एम्फाइसीमा जिनको होती है, एम्फाइसीमा जिसमें अल्वियोलाई डिटेरियोरेट होते हैं, अल्वियोलाई डिटेरियोरेट होते हैं, यकीनन अल्वियोलाई डिटेरियोरेट होते हैं तो देन उनको जो फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी पड़ती है, डीप ब्रीथ लेते रहते हैं, तो यानी सर्टेन सिचुएशन में जो ये वॉल्यूम जो है चेंज होता रहता है। The respiratory volume is the amount of air inhaled, exhaled and stored within the lungs. Inhaled की मीनिंग है इंस्पायरेशन होगी, एयर अंदर आएगी, एक्सहेल्ड की मीनिंग है जब एयर जो है बाहर जाएगी, स्टोर्ड की मीनिंग है मुकम्मल तौर पे लंग्स खाली नहीं होती है, हमारे लंग्स खाली नहीं होते, थोड़ा सा अमाउंट जो है रह जाता है, उससे कहेगी स्टोर्ड विद इन द लंग्स, स्टोर्ड विद इन द लंग्स, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, उससे कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ऐसे नहीं है कि हर बार जैसे हम कहेंगे नई एयर आए बट ये वॉल्यूम वहीं पड़ा, इस तरह से नहीं है, एयर फ्रेश आती रहेगी बट वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर है वो थोड़ा सा रहता है। ऐसे नहीं है जिस दिन इंसान जैसे पैदा हुआ है वही जो वॉल्यूम ऑफ एयर अभी तक, इस तरह से नहीं, बट वॉल्यूम की बात हो रही है कि थोड़ा सा वॉल्यूम जो एयर का वो रह जाता है स्टोर्ड, जिससे परमानेंटली नहीं, जैसे फ्रेश एयर आती है और अंदर जो एक सेल मिक्स होगी, ठीक है, यकीनन से स्टोर्ड हुई क्वेश्चन अब क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड यानी एक्सपायरेशन, और थोड़ी सी जो एयर है लंग्स के अंदर जमा होती है जिससे कहते हैं residual volume कहते हैं within the lungs at given time is called the respiratory volume, इसे हम कहेंगे respiratory volume। होपफुली आपने इससे हेडिंग का है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो ब्रीदिंग के दौरान इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के दौरान साइक्लिक मैनर के अंदर, साइक्लिक मैनर क्या है, जैसे पहले इंस्पिरेशन हुई, एयर अंदर आई और उसके बाद एक्सपिरेशन, फिर दोबारा से इंस्पिरेशन और देन एक्सपिरेशन, इसे हम कहते हैं साइक्लिक मैनर। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होते रहेगी ऐसे अमल, तो इसे हम कहेंगे ये ब्रीदिंग जो है साइक्लिक मैनर में होती है, एक के बाद दूसरा स्टेप होगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो इसे हम कहेंगे साइक्लिक मैनर। तो इसकी वजह से चेस्ट वाले लंग्स के अंदर जो मूवमेंट्स होती रहती है, प्रेशर में भी चेंजेस होती रहती है, तो इसका वॉल्यूम भी यकीनन थोड़ा सा उनमें जो है डिफरेंस ही होगा, चेंजेस इन लंग वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा कि अमाउंट ऑफ एयर कितनी लंग्स के अंदर आती है या ऑक्यूपाई करती है, तो ये चेंज इनमें वॉल्यूम भी चेंज होता है। जैसे डीप ब्रीथ लेते हैं तो जाहिर है हम डीप ब्रीथ लेते हैं तो वॉल्यूम जो थोड़ा सा बढ़ जाता है, नॉर्मल ब्रीथिंग में इतना वॉल्यूम अंदर नहीं होता है लंग्स के अंदर, एज है, सर्टेन रेस्पिरेटरी डिजीज है, लेकिन इसके अंदर जो मेल जेंडर है उसमें ज़्यादा जिस तरह से वॉल्यूम होता है इस तरह से भी होता है। तो बहरहाल ये हम नेक्स्ट आएंगी कि लाइक लंग कैपेसिटी के हवाले से या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के हवाले से तीन चार जो फिगर्स हैं वो आपको नोट करनी है। कौन सी 3-4 फिगर है, जैसे अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट। एट रेस्ट की मीनिंग होती है कि जब भी हम नॉर्मल जिससे ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, इसका टाइडल वॉल्यूम, और एवरेज टाइडल वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर। 6000 मिलीलीटर में से 6000 मिलीलीटर में से जो है जो टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम उसका जो जो फिगर है उस टाइडल वॉल्यूम की वो है 500 मिलीलीटर। जिससे नॉर्मली जैसे हम आप बैठे या हम बैठे कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, जैसे फियर में भी इससे डीप ब्रीदिंग होती है, तो इस तरह से कोई सिचुएशन नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग जैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का हो रहा है, तो इस नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए जैसे टाइडल वॉल्यूम लफ्ज़ इस्तेमाल होगा और वो होता है 500 मिलीलीटर। अच्छा, ये चीज़ कौन मेजर करता है, क्या ज़रूरत होती है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नेम होता है स्पायरोमीटर होता है। स्पायरोमीटर की जैसे
एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है, आते हैं इलस्ट्रेशन पे, जिसमें देखा गया है कि जब भी इंसान, जैसे आपको पता है कि जब हार्ट बीट जैसे नोट करते हैं तो स्क्रीन पे ऐसी लाइंस नजर आती हैं, तो डॉक्टर साहिबान समझते हैं जैसे PQR या ऐसी वेव्स क्या होती है, तो इसका मतलब क्या है। तो इसी तरह से एक रीडिंग टाइप होती है जिसमें स्पायरोमीटर, इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं स्पायरोमीटर कहते हैं। तो इसमें भी ऐसी रीडिंग्स आती हैं जब नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी जैसे यकीनन एक कैलकुलेशन होती है, उससे पता चलता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान जो है 500 एवरेज टाइडल वॉल्यूम इज 500 मिलीलीटर, यानी नॉर्मल जो है इनहेलेशन या एक्सहेलेशन। जब हम एक्स्ट्रा एयर इनहेल करते हैं, जैसे डीप ब्रीथ करते हैं, एक्स्ट्रा एयर लेते हैं अबव द टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल तो है उससे भी ज्यादा लेंगे। जाहिर है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक स्टर्नस हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कभार ईयर के अंदर भी जैसे बड़े बड़े सांस होते हैं, इमोशंस के अंदर भी, तो यानी रिजल्ट क्या होती है, रिजल्ट ये है कि एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड ड्यूरिंग ए डीप ब्रीथ एंड दिस इज कॉल्ड द इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, यानी इस लेवल से, इस फिगर से ज्यादा इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम जो तकरीबन 3 लीटर्स है, इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम इज 3 लीटर्स एंड दिस कैन बी हाई एज अप टू दैट, जैसे 3000 मिलीलीटर और 3 लीटर जो है वहां तक जो है इसकी होती है। तो इसे हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे ये तो 500 मिलीलीटर तक जो है ये तो नॉर्मल ब्रीथिंग, उससे ज्यादा डीप ब्रीथ लेते हैं तो उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, जो दैट इज द 3000 मिलीलीटर। उसके बाद एक वाइटल कैपेसिटी है, वाइटल कैपेसिटी द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट आफ्टर डीपेस्ट इनहेलेशन, एक्स्ट्रा डीप ब्रीथिंग, डीपेस्ट जैसे अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड अबव द टाइडल वॉल्यूम। एक दूसरा जो वेरी डीपेस्ट एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ है उसे कहते हैं, जैसे वाइटल कैपेसिटी सर्टेन ऐसी एक्सरसाइज वगैरह के अंदर वो होता है 4.8 लीटर होता है, दैट वॉल्यूम इज 4.8 लीटर से ज्यादा है, तो इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6000 मिलीलीटर। रेजिडुअल वॉल्यूम यानी थोड़ा सा अमाउंट जो है एयर का जो रह जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होते हैं, इससे हम कहते हैं इनकम्प्लीट वेंटिलेशन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वेंटिलेशन। तो वो जो होता है तकरीबन 1 लीटर के बराबर होता है। तो हम एक नेक्स्ट जो स्पायरोमीटर की रीडिंग में देखते हैं कि क्या है, जैसे ये इस तरह की रीडिंग्स आती हैं। जैसे सबसे पहले द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एयर इनहेल्ड अबव द टाइडल वॉल्यूम, जिसे आप देखें अबव द टाइडल वॉल्यूम दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे आप देखें एक टाइडल वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम है, रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम है उसके अंदर तकरीबन जो है 500 मिलीलीटर इस तरह की जो वॉल्यूम होता है रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम। इससे ज्यादा जब जैसे एयर लेगी तो उससे देगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस तरह की रीडिंग आती है स्पायरोमीटर में, इससे ज्यादा अबव इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना हो सकता है अप टू द 3 लीटर्स। उसके बाद जैसे आप देखें एक अमाउंट ऑफ एयर व्हिच इज इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एट रेस्ट, दिस इज कॉल्ड द टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम है, जैसे ये सेम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम दैट इज द 500 मिलीलीटर, और उसके बाद इससे ज्यादा होगा तो उसे कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और तीसरी फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट, वाइटल कैपेसिटी 4.8 लीटर्स, वाइटल कैपेसिटी दैट इज द 4.8 लीटर्स। द वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ आउट आफ्टर द डीपेस्ट ब्रीथ दैट इज कॉल्ड एज वाइटल कैपेसिटी दैट इज द 4.8 लीटर्स तक हो सकती है। उसके बाद एक है रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी थोड़ा सा वॉल्यूम जो है एयर का रह जाता है, वो तकरीबन जो है 1 लीटर के बराबर होता है, लंग्स के अंदर रह जाता है, लंग्स मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होते हैं। तो ये इस तरह की जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होती है स्पायरोमीटर में, जिसमें ये ऐसे टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं। बाकी किस तरह से है जैसे ये हमारे बुक के अंदर जैसे नहीं है, मतलब ये डिस्कस नहीं है, सिर्फ इन्हीं टर्म्स को डिस्कस किया गया है। तो आप जैसे देखेंगे एक नॉर्मल ब्रीथिंग है दैट इज 500 मिलीलीटर, जिसे हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम कहेंगे। टाइडल वॉल्यूम से ज्यादा होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगी, और जो डीप ब्रीथ है जिसमें जो तकरीबन 4.8 लीटर तक हो सकती है उसे कहते हैं वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और थोड़ा सा वॉल्यूम जो है एयर का रह जाता है लंग्स के अंदर उसे कहेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6000 मिलीलीटर होती है, ये टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। होपफुली इन्हीं फिगर्स को जो एनटीपी की फिगर्स हैं, कौन कौन सी फिगर्स हैं इनको आप नोट करेंगे।
जिसे हम कहते हैं ये स्पायरोमीटर की जैसे एक रीडिंग है, उसमें ये चीजें नजर आती है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आते हैं। कोई ऐसी डायग्राम हमारे बुक में नहीं है याद करने की, डायग्राम तो सिर्फ समझने के लिए है ताकि आप थोड़ा सा इसको समझें, आसानी से नोट करें। बाकी इतना जैसे डायग्राम से पढ़ना जरूर करना है। उसके बाद हम आएंगे कंट्रोल ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, या जैसे ब्रीदिंग और वेंटिलेशन। जैसे आप स्टूडेंट्स ने फर्स्ट ईयर के अंदर एसटीबी बुक के अंदर एक यकीनन एक इलस्ट्रेशन पढ़ी है कि जब भी जैसे चंद एक पॉइंट्स है, ब्रीदिंग इनवॉलंटरी इन नेचर है। इनवॉलंटरी इन नेचर का मतलब है कि हम अपनी चॉइस से सांस ले या बाहर नहीं निकाल रहे, खुद ब खुद होता है ये मैकेनिज्म। ऐसी मैकेनिज्म खुद ब खुद होती है जो जिस पर्सन के विल में, विश में, कंट्रोल में, रेगुलेशन में ना हो, उसे कहते हैं इनवॉलंटरी इन नेचर कहते हैं। इवन हम जैसे सोए हुए तब ब्रीदिंग का तो जारी है, तो हम कहेंगे ये इनवॉलंटरी इन नेचर है। बट लिटिल बिट, थोड़ा बहुत, थोड़ी देर के लिए हमारा वॉलंटरी कंट्रोल भी होता है। वॉलंटरी कंट्रोल यानी हमारी विश से। कैसे? जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहिबान चेकअप के दौरान कभी कभार कहते हैं कि होल्ड योर ब्रीथ, थोड़े से अपने सांस को रोकें, होल्ड योर ब्रीथ। या कभी ऐसे कहते हैं थोड़े से आप डीप ब्रीथ लें, बड़े सांस लें। तो यानी थोड़ी देर के लिए जिस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वॉलंटरी कंट्रोल है। बाकी अदरवाइज जो है टोटली इनवॉलंटरी नेचर है, इनवॉलंटरी नेचर है। और इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को ये भी मालूम है कि ब्रेन के हवाले से जब हमने पढ़ा था, ब्रीदिंग सेंटर भी है ब्रेन के अंदर। एक ब्रीदिंग मैकेनिज्म को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, उसके लिए कंट्रोलिंग सेंटर भी है। टाइप करेंगे उस सेंटर का नेम क्या है? ब्रेन का पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला, एग्जैक्टली मेडुला ऑब्लोंगेटा, सिंपली मेडुला भी कहते हैं, ब्रीदिंग सेंटर। तो फॉर एग्जांपल जो फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म आपको पता है कि किस तरह से काम करती है। फीडबैक मैकेनिज्म में ये होता है कि जब भी कोई स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करता है? रिसेप्टर्स करते हैं। और रिसेप्टर्स आगे मैसेज या इंफॉर्मेशन किसको देंगे? रिसेप्टर्स आगे मैसेज या इंफॉर्मेशन देंगे कंट्रोल सेंटर को देंगे। कंट्रोल सेंटर में एक सेट पॉइंट होती है, उसकी अकॉर्डिंगली एक ये स्टिमुलस आर द चेंज आई है, एक स्टिमुलस आर द चेंज जो भी डिटेक्ट की है रिसेप्टर्स ने, वो आगे जो रिसेप्टर्स इस कंट्रोल सेंटर को देंगे। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन और एनालिसिस होगी। उसके बाद एक एप्रोप्राइट कमांड्स होंगे, वो किस तरफ आएंगे? कमांड्स आएंगे इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ, और इफेक्टर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा फ्लो चार्ट, ऐसी इलस्ट्रेशन हमने मेनी टाइम जैसे पढ़ी है कि जिस तरह से कोई भी जैसे चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमेशा यही होता है। कोऑर्डिनेशन के अंदर हमेशा यही होता है। कोई भी स्टिमुलस अगर होता है या चेंज होती है, उसको डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स यही इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल सेंटर को देते हैं। कंट्रोल सेंटर देन जो है इंटीग्रेशन करने के बाद एक एप्रोप्राइट स्विचेबल कमांड्स इफेक्टर्स को देंगे, और इफेक्टर्स एक रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे। जब रिस्पांस प्रोड्यूस करेंगे यकीनन तो फिर ये चेंज नहीं रहेगी, और ये जो पूरा मैकेनिज्म है देन स्टॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि चेंज के बदले में ये सारा चीज लगी हुई थी। जब वो चीजें नॉर्मलाइज हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी, उनकी रेगुलेशन हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा, तो फिर ये जो यकीनन फिर स्टिमुलस भी नहीं रहेगा, और ये सारी जो है खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है मैकेनिज्म। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमारे एसटीबी बुक के अंदर, मुजीब रहमान साहब एसटीबी बुक है, एसटीबी बुक को थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, चैप्टर 13 है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, और उसमें आप यकीनन पहुंच सकते हैं इस टॉपिक पे। पेज नंबर 320 और 321 पे इस मैकेनिज्म मौजूद है। लिख देता हूँ क्योंकि स्टूडेंट कभी कभार कहते हैं कि सर पेज नंबर कौन सा है। एसटीबी बुक में, एसटीबी का मतलब है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है। तो उसके अंदर जैसे आप देखें थोड़ी सी इलस्ट्रेशन मौजूद है। जैसे स्टिमुलस क्या है कि जब भी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी या बड़ी होगी, तो इसको डिटेक्ट कौन करता है? इसको डिटेक्ट यकीनन रिसेप्टर्स करते हैं।
और ऐसे कीमो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? कीमो रिसेप्टर जैसे हमने पढ़ा है कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्क है, उसके अंदर जैसे रिसेप्टर्स मौजूद हैं और ये रिसेप्टर्स नर्व्स के जरिए वहां से आगे नर्व्स के जरिए कंट्रोल सेंटर में ये लेके जाएंगे मैसेज। कंट्रोल सेंटर क्या है? दैट इज द मेडुला। और देन वहां से अगेन एक और नर्व्स है, जैसे हमारे बुक के अंदर जिनके नेम दिए गए वेगस नर्व, आपको यकीन नजर आएगी, वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व। इन नर्व्स के जरिए मैसेज या कमांड किसके जरिए किधर जाएंगे? इंटरकोस्टल मसल्स को जाएंगे, इंटरकोस्टल मसल्स को जाएंगे और डायफ्रेम को जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगी? डीप ब्रीदिंग होगी, एक्स्ट्रा ब्रीदिंग होगी। और जैसे फास्टर ब्रीदिंग, हम जैसे कहें ब्रीदिंग रेट तेज होगा, फास्टर ब्रीदिंग होगी। अदरवाइज जैसे एक ब्रीदिंग का एक नॉर्मल ब्रीदिंग तकरीबन 20 टाइम्स पर मिनट होते हैं, उससे जरा डीप ब्रीदिंग होगी। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या मौजूद है? रिपोर्ट आई है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, मेडुला ऑब्लोंगेटा को ये रिपोर्ट आई है कि भाई यहाँ पे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसको आप रिमूव करें, निकालें। कैसे निकालेंगे? फास्टर ब्रीदिंग करने से, डीप ब्रीदिंग करने से। तो इस तरह से जो है ये एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है। जब फास्टर ब्रीदिंग होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, तो यकीनन देन रिसेप्टर्स को ये मैसेज भी नहीं आएगा कि ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस मैकेनिज्म के तहत जो है ये पूरा हमारा नर्वस सिस्टम खुद ब खुद रेगुलेट होता है, इनवॉलंटरी नेचर होता है, ये खुद ब खुद होता है। तो एनटीबी बुक के अंदर थोड़ी सी एडिशनल पॉइंट्स हैं। नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ आवर ब्रीथिंग बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड इनवॉलंटरी। हमें पता ही नहीं होता है, हम कॉन्शियस ही नहीं होते हैं हमें कि लाइक हमारी ब्रीदिंग की मैकेनिज्म कोई हो रही है, हमें इसका कोई एहसास तक नहीं होता है जिंदा पर्सन के लिए। ब्रीदिंग सेंटर लोकेटेड इन द मेडुला ऑफ द ब्रेन, तो यकीनन इसका एक ब्रीदिंग सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर है, किसमें है? ब्रेन के अंदर जो मेडुला पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है, उसके अंदर मौजूद है। कैरीज आउट इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग, उसके अंदर जो है यकीनन इनवॉलंटरी जो है मैकेनिज्म, ऑटोनॉमस जैसे रिफ्लेक्सेस हैं, काफी सारे रिफ्लेक्सेस हैं, उनकी जो सेंटर है इस मेडुला के अंदर मौजूद है, हमने पढ़ा है। The ventral portion of the breathing center aids to increase the rate and depth of inspiration and is called inspiratory center। जैसे यहाँ पे हम थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन पे आते हैं, जैसे ये पार्ट जो है मेडुला का है, ये पार्ट मेडुला का है, तो उसके अंदर एक इंस्पायरेटरी सेंटर है, दूसरा एक्सपायरेटरी सेंटर है। इंस्पायरेटरी सेंटर, एक्सपायरेटरी सेंटर। इंस्पायरेटरी सेंटर वर्ड से जाहिर है इंस्पिरेशन इसका जो रोल होगा कंट्रोल करेगा, इंस्पिरेशन को करेगा। ठीक है, वेरी क्लियर कि वेंट्रल पोर्शन ऑफ द ब्रीदिंग सेंटर acts to increase the rate of depth of inspiration is called inspiratory center। और जो डार्सल पार्ट है, डार्सल एंड लेटरल पोर्शन inhibit the inspiration and stimulate expiration and these regions form the expiratory center। थोड़े से एक और भी थोड़े से सेंटर हैं जो जिनकी नेम्स और डिटेल इतनी ज्यादा नहीं है, बट सिंपली यहाँ पे हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सपायरेटरी सेंटर है और ये जो है इंस्पायरेटरी सेंटर है, मेडुला पार्ट है, ये ब्रेन की जो इलस्ट्रेशन है, ब्रेन के अंदर जो ये मेडुला सेक्शन है उसके अंदर एक इंस्पायरेटरी सेंटर है और दूसरा है एक्सपायरेटरी सेंटर। और यही जो है जितने भी मैसेजेस जैसे आते हैं, तो जैसे एक नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है और फास्ट और डीप ब्रीदिंग भी होगी, तो उनका कंट्रोल इसी तरह से होता है। तो अब ये नए टर्म्स हैं जो इससे पहले एसटीबी वगैरह में नहीं है। इंस्पायरेटरी सेंटर और एक्सपायरेटरी सेंटर, दो लफ्ज याद करेंगे, ठीक है। द वेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रीदिंग एक्ट्स टू इंक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन। वेंट्रल पोर्शन, वेंट्रल जैसे आपको पता है लोअर और बॉटम का जो पोर्शन होता है उसे वेंट्रल कहते हैं। सेम कहेंगे इंस्पायरेटरी सेंटर। डार्सल की मीनिंग होती है बैक और अबव साइड पे, डार्सल एंड लेटरल पोर्शन इनहिबिट इंस्पायरेशन को इनहिबिट करेंगे बट स्टिमुलेट एक्सपायरेशन, इससे हम कहते हैं कि लाइक ये जो है रेस्पिरेटरी सेंटर है। थोड़ा सा आगे एनटीबी के कुछ पॉइंट्स हैं, एनटीबी के आगे पॉइंट्स हैं। थ्रू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इट इज पॉसिबल टू कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली इंक्रीज और डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेटरी मूवमेंट। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, कभी कभार जैसे हम जो है डीप ब्रीथ या बड़े सांस भी ले सकते हैं, या इसको ब्रीदिंग को हम थोड़ा सा होल्ड या स्टॉप भी जैसे कर सकते हैं थ्रू सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अ पर्सन वी आल्सो स्टॉप ब्रीदिंग वॉलंटरी। हम अपने चॉइस से, विल से, विश से
जो है वॉलेंटरली यानी अकॉर्डिंग टू अवर ओन पर्सन्स विल और विश इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जैसे एग्जाम्पल लिया डॉक्टर साहिबान का, आप भी डॉक्टर बनेंगे तो आप भी आगे यकीनन ऐसे कहेंगे ब्रीदिंग तेज करें, स्टॉप करें, पेशेंट को चेक करने के लिए, वेरियस कंडीशंस को चेक करने के लिए। तो बहरहाल तो हम थोड़ी देर के लिए जैसे ब्रीदिंग को वॉलेंटरली जैसे स्टॉप भी कर सकते हैं। Occasionally, people are able to hold their breath until the blood partial pressure of oxygen declines to a low level enough that they lose the consciousness. अगर हम जैसे hold their breath सांस को जैसे हम रोक लें तो यकीनन आखिर में क्या होगा, they lose their consciousness. सांस को रोकने से अल्टीमेटली ये ब्रीदिंग को स्टॉप एक रोकने से अगर इत्तफाकन ऐसी कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है जिसमें पर्सन जो ब्रीदिंग नहीं कर सकता है, जैसे जिस तरह से अगर चेस्ट में बहुत ज्यादा वजन आ जाए, कोई वजनदार चीज आ जाए, तो मैं इसी सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, बट आप जैसे देखें वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है, रिब की मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तभी इंस्पिरेशन होती है। अगर ये यहाँ पे कोई वजनदार चीज आ जाए तो वॉल्यूम तो थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज नहीं होगा, यानी हमारी ब्रीदिंग तो स्टॉप हो सकती है। इसी तरह से किसी रीजन की वजह से occasionally people are able to hold their breath until the blood partial pressure of oxygen declines to low level, तो इस वजह से कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। आफ्टर कॉन्शियसनेस इज लॉस्ट, respiratory center resumes its normal function to in automatically control respiration. कभी कभार जैसे ऐसे होता है ना, जैसे हम थोड़ी देर के लिए अब इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए अगर हम ब्रीदिंग अपनी स्टॉप करें तो आप कहेंगे हम अभी तक ब्रीदिंग को स्टॉप करने जा रहे हैं, बट खुद ब खुद जो है एक बड़ा सांस लेने के लिए कमांड या ऑर्डर अंदर की तरफ आते हैं कि बस ठीक है, अब जो आपने बस इतना ही आपसे हुआ था, आपने ब्रीदिंग को स्टॉप किया, अब जो कमांड या ऑर्डर जो आते हैं वही बात बताएगी। आफ्टर कॉन्शियसनेस लॉस्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर रिज्यूम इट्स नॉर्मल फंक्शन इन ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग सेंटर। ये वजन वाली कोई एक कानूनी सिचुएशन हम बता रहे हैं, बट ये यहाँ पे एक फिनोमेना दिया गया है जिसकी वजह से आप जैसे हम ये कह रहे हैं कि जैसे ब्रीदिंग को हम थोड़ी देर के लिए अगर स्टॉप भी करें तो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद रिज्यूम होगी, खुद ब खुद रिज्यूम। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिज्यूम इट्स नॉर्मल फंक्शन इन ऑटोमेटिकली कंट्रोलिंग रेस्पिरेशन। और इसी तरह से इमोशंस एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम, और यू नो वेरी वेल ब्रेन के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम है, उसकी कंपोनेंट्स भी आपको याद हैं। तो ये लिम्बिक सिस्टम इज कंसर्न विद इमोशंस टू, इमोशंस एक्टिंग थ्रू लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ब्रेन का पार्ट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो अब द ब्रेन कैन आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे फियर है, एंगर है, एंजाइटी है, तो उसके अंदर कभी कभी बार जैसे बड़े बड़े इस तरह से साथ जैसे लेते रहते हैं, हम देखते रहते हैं कभी कभार ऐसी सिचुएशन में, तो ये इमोशंस एक्टिंग थ्रू द लिम्बिक सिस्टम ऑफ द ब्रेन कैन आल्सो अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर। वो देन रेस्पिरेटरी सेंटर को कमांड या ऑर्डर इस तरह से देंगे, देन जो है क्या होगा, एक फास्टर और डीप ब्रीथिंग हो सकती है। किसके जरिए? इमोशंस को कंट्रोल करते हैं लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम के बाद यकीनन जैसे मेड्यूला ऑब्लांगेटा के अंदर ही सेंटर अल्टीमेटली वही जैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं ना, बट इमोशंस दे आर रिलेटेड टू द लिम्बिक सिस्टम, और देन जो है यकीनन जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। और इवन यहाँ पे भी जैसे देखें, जब हम ब्रीदिंग को स्टॉप करते हैं तो कौन सा पार्ट, ब्रेन का कौन सा पार्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, वो इन्वॉल्व होता है। इमोशंस के दौरान जैसे फास्टर ब्रीदिंग होती है तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ जो इसका इमोशंस का जो कंट्रोल करने का जो सेंटर है ब्रेन के अंदर वो है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के जरिए मैसेज आगे जाएंगे, वो जाएंगे मेडुला में, और मेडुला ही जैसे देन ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करता है। जैसे यहाँ भी एक छोटी सी इलस्ट्रेशन है, जैसे कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से भी मैसेजेस अल्टीमेटली मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर जाएंगे। लिम्बिक सिस्टम है और जो इमोशन से रिलेटेड है ये भी आखिर में जैसे इस मेडुला ऑब्लांगेटा को ही मैसेज देगी, बिकॉज इसी के अंदर जो है रेस्पिरेटरी सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर तो इस मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर, देन वो डिफरेंट नर्व्स के जरिए मैसेज, जैसे ये डायफ्राम की मसल है और इसी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और ये सब जो है कंबाइंड एक्शन की मदद से जैसे फास्टर और डीप। थोड़ी सी नर्व्स के बारे में डिस्कस करते हैं, बिकॉज हमारे बुक्स में ऐसे डायरेक्टली जैसे इलस्ट्रेशन कोई नहीं है। जैसे ब्रेन के अंदर हम कहते हैं कि लाइक यहाँ पे सेंटर मौजूद है, रेस्पिरेटरी सेंटर,
बट ये मैसेज इंफॉर्मेशन नर्व्स के जरिए आते हैं, डायफ्राम तक या इंटरकोस्टल मसल्स तक। या इसी तरह से हम ये भी नोट करते हैं कि जैसे हार्ट के अंदर, जैसे हार्ट से बाहर निकलने वाली जो ब्लड वेसल है जिसे कहते हैं एओर्टा कहते हैं, उसके अंदर एओर्टिक आर्क है, या जो कैरोटिड आर्टरी है उसके अंदर भी कीमो रिसेप्टर्स हैं, ये भी नर्व्स के जरिए मैसेज ले आएंगे किस जगह तक, मेडुला ऑब्लोंगेटा तक। तो हम इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि कौन कौन सी नर्व्स हैं। नर्व्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन, हालांकि ये बुक में नहीं है और बुक किसी बुक में इस तरह डिस्क्रिप्शन नहीं है, और जीटी वगैरह होगी तब भी आप ये सवाल ना पूछेंगे, सवाल आएगा या नहीं, तो नहीं होगा तो नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से अभी तक स्टूडेंट जीटी का सिलेबस पूछ रहे हैं अभी तक कि क्या होगा जीटी का सिलेबस। तो जीटी का सिलेबस जो एसटीपी बुक है ना, एसटीपी बुक के अंदर जो प्लांट सेक्शन है वो भी आएगा, और एसटीपी बुक के अंदर जैसे न्यूट्रिशन के जो टाइप्स हैं ना, वो न्यूट्रिशन के वो भी सब है, और एसटीपी बुक के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो होगा, अदर एनिमल्स वो नहीं होंगे। एनटीपी बुक के अंदर जो भी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब होगा। तो यही सिलेबस है, थोड़ा सा आप ट्राई करें, समझने की कोशिश करें। स्पून फीडिंग ज़्यादा अरसे तक अच्छी बात नहीं। नर्व्स यूज्ड इन रेस्पिरेशन, एक नर्व है जिसे हम कहते हैं फ्रेनिक नर्व, the nerves that stimulate the activity of the diaphragm, they are composed of two nerves and so on so, but simply ये diaphragm को कंट्रोल करते हैं। वेगस नर्व है जिसे 10th cranial nerve कहते हैं, innervates the diaphragm as well as the movements in the larynx, pharynx, and also provides a parasympathetic stimulation for the heart and digestive system. It is a major autonomic nerve। ये वेगस नर्व है 10th cranial, ये मेजर नर्व है। पोस्टीरियर थोरेसिक नर्व्स भी हैं, ये इंटरकोस्टल मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं, और दे आर कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप ऑफ इंटरकोस्टल नर्व्स दैट स्टिमुलेट द रीजन अक्रॉस द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एंड दे आर सोमेटिक नर्व्स, सोमेटिक नर्व्स। बाकी आगे हेडिंग है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वगैरह, डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जिसे हमने पहले ही पढ़ा है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है, एक्सपायरेटरी से डार्सल रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट्स इंस्पायरेटरी मूवमेंट्स, ये हमने इससे पहले से पढ़ा है। तो ये सब नर्व्स के जरिए होता है। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है, जैसे ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का पार्ट है, ये नर्व्स आ रही है, तो ये जैसे इंस्पायरेटरी मसल है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इनको जैसे कमांड या आर्डर दे रहे हैं डायफ्रेम को, एक तरह से डायफ्रेम को भी जैसे ये नर्व्स हैं, और इंटरकोस्टल मसल्स को भी कमांड या आर्डर देते हैं, देन उसके बाद जैसे ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। तो इतनी डिटेल नहीं है, बट इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, बट थोड़ी सी जहन में होनी चाहिए। इससे वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप ये तो याद करना चाहिए आपको, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या सेंटर जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के पार्ट है, मेडुला के पार्ट है, और वहाँ से जो नर्व्स आएंगे यकीनन जैसे इंटरकोस्टल मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स डायाफ्रेम, इनको भी जैसे डार्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होगा ये कंट्रोल करता है। तो बहरहाल आगे हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एसटीपी बुक के अंदर भी है, पेज नंबर 322 पे एसटीपी बुक के अंदर भी 322 पेज पे मौजूद है, और एनटीपी बुक के अंदर भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मौजूद है। जैसे अगर हम देखें एटमॉस्फेयर से जो एयर आती है, यकीनन जो एयर जो है लंग्स के अंदर आती है, लंग्स में आने के बाद जैसे यू नो वेरी वेल यहाँ पे जो अल्विलाई होते हैं जहाँ पे एक्चुअल गैसेज से जो कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में शामिल होती है, और ये जो ब्लड टुवार्ड्स टिश्यू जाएगा तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ऐसा ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इसी तरह से फ्रॉम टिश्यूज जो ब्लड आता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम टिश्यूज जो ब्लड आता है किस तरफ, टुवार्ड्स लंग्स आता है, टुवार्ड्स लंग्स आता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड देन आउट गोइंग एयर, एक्सपायरेशन के दौरान जब एयर बाहर जाएगी तो CO2 यहाँ से बाहर जाती है। तो ये इस तरह से गैस एक्सचेंज का अमल तो लंग्स के अंदर होता है। बट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की मीनिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल टिश्यूज हैं उनके अंदर जैसे CO2 बनी है, टिश्यूज हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हुई है, CO2 बनी है,
तो ये CO2 अल्टीमेटली ये लंग्स तक कैसे पहुंचती है? CO2 फ्रॉम टिश्यू से लंग्स तक किस सूरत में पहुंचती है? इसी तरह से हम देखेंगे कि ये जो लंग्स है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन, जो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, ये ब्लड भी शामिल तो हुई है, बट ये फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज ऑक्सीजन किस तरह से पहुंचती है? तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में है क्या? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज ऑक्सीजन जो प्रोवाइड होती है, और इसी तरह से जो फ्रॉम टिश्यूज टिश्यू से जो यकीनन CO2 होगी ये लंग्स तक आए, तो ये इसे कहते हैं गैस ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। सिंपली like other material, respiratory gases are also transported in the various regions of the body by means of blood. The blood transports oxygen from the lungs to different tissues and carbon dioxide from tissues to the lungs. इसे हम कहेंगे गैस ट्रांसपोर्ट। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट और सिंपली ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कहेंगे। पेज नंबर 322 STP बुक के अंदर भी जैसे एक हेडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड मैन की हेडिंग तो मौजूद है, बट उसके दरमियान जैसे लंग कैपेसिटी आ गया। अदरवाइज जैसे इसके अंदर जैसे 2 क्वेश्चन भी मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कौन सा होता है, ये आपको रूल करना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो ब्राइट रेड होता है। इसी तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर कौन सा होता है, ये STP बुक की पॉइंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर जो है डार्क मरून होता है, बट स्किन के थ्रू ब्लूइश कलर में नजर आता है। ये कलर के हवाले से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कलर आप यकीनन नोट करें। और आपको ये भी मालूम है कि जो वेन्स होती हैं वो सुपरफिशियल है, कि जब भी जिस तरह से टेक्नीशियन, कोई मेडिकल टेक्नीशियन या डॉक्टर साहिबान जैसे ब्लड का सैंपल लेते हैं, जब ऐसे हम ट्रेस करते हैं तो एक ब्लूइश कलर की जैसे वेन जब नज़र आती है, वो कहते हैं हाँ वेन नज़र आ गई है। और इंट्रावेनस जैसे नीडल के जरिए उसको ब्लड को ले लेते हैं, तो इनको उस वक्त भी उसको इसी से अंदाजा होता है ब्लूइश कलर की वेन जो नजर आती है वेन। तो ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो ब्लूइश कलर के तौर पे नजर आता है स्किन पे। और बाकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, एक RBC के अंदर पिगमेंट है दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आगे जो टॉपिक आता जाएगा हम डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम नेक्स्ट आते हैं NTP बुक के हवाले से। NTP बुक के हवाले से किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट होती है थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन करते हैं, थोड़ा सा एडिंग पढ़ते हैं। कल इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, कल दोबारा भी डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है अभी हमने डिस्कस किया। फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज जाएगी। Approximately 97% ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द RBC। RBC के अंदर क्या मौजूद है? RBC के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद है, हीमोग्लोबिन के जरिए एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि 97% जो जैसे ट्रांसपोर्ट का मीन है, सोर्स है। जैसे ऑक्सीजन लंग्स तक आ गई, बट वहां से लंग्स से टिश्यूज में जा रही है अलॉन्ग विद हीमोग्लोबिन RBCs उनके साथ, तो ये 97% है। while 3% is transported as dissolved oxygen in the plasma। 3% जो प्लाज्मा के अंदर भी डिसॉल्व हो जाती है। and its high partial pressure oxygen binds to hemoglobin। the binding is reversible that occurs in the lungs in the presence of enzyme carbonic anhydrase enzyme। ये रिवर्सेबल की मीनिंग होती है कि जैसे इससे बाइंड भी होंगे अलग भी होंगे। each molecule of hemoglobin can bind with the 4 molecule of oxygen to form oxyhemoglobin। ability of hemoglobin to bind with oxygen is called oxygen carrying capacity। STP बुक के अंदर भी ऐसा टर्म मौजूद है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से कहते हैं। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। जैसे यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन कल देखेंगे और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट है 3 मेन वेज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ
ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड बाइकार्बोनेट में सबसे ज्यादा होती है और डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा। ऑक्सीजन भी डिजॉल्व्ड इन प्लाज्मा है, और इसी तरह से ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट्स की सूरत में ट्रांसपोर्ट होती है, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, कल के रीडिंग में। सी यू बाय।